आपका हमारे चैनल स्टडी स्टार्ट में स्वागत है। आज हम सी-टेट के मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। विशाल के पास 10 दर्जन कैंडी है। उसने इनका 1/3 भाग राधा को और 2/5 भाग आसिफ को और 1/12 भाग सोनू को दे दिया। विशाल के पास बची कैंडियों की संख्या क्या है? ऑप्शन ए है 20, ऑप्शन बी है 18, ऑप्शन सी है 22, ऑप्शन डी है 16। अब इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। एक दर्जन में कितनी वस्तुएं होती हैं? 12। विशाल के पास कुल कैंडी कितनी थी? 10 दर्जन। मतलब 10 को 12 के साथ गुना कर देंगे तो हमारे पास 120 कैंडी आ जाएगा। राधा को दी गई कैंडी, राधा को उसने 120 में से कितना भाग दे दिए? 1/3 भाग। तो उसको गुना कर देंगे तो राधा को उसने कितनी टॉफी दी, कैंडी दी है? 40। आसिफ को दी गई कैंडी 120 गुना 2/5, तो उसने आसिफ को 48 कैंडी दे दी। सोनू को दी गई कैंडी 120 गुना 1/12, तो हमारे पास आ जाएगा 10 कैंडी। इसका मतलब विशाल के पास शेष कैंडी बची कितनी है? 120 में से उसने 40 राधा को दे दी, 48 आसिफ को दे दी और 10 सोनू को दे दी। तो उसको 120 में से 98 माइनस कर देंगे तो 22 कैंडी विशाल के पास बच गई है। तो सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन सी हमारे पास सही है। 22 कैंडी विशाल के पास बच गई हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। संख्या 56 के सभी गुणनखंडों का योगफल क्या है? सबसे पहले इसके गुणनखंड निकालेंगे। उससे पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है 64, ऑप्शन बी में 120, ऑप्शन सी में 63 और ऑप्शन डी में 176। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। 56 के गुणनखंड 1 गुना 56, 2 गुना 28, 4 गुना 14 और 7 गुना 8। अब गुणनखंडों का योगफल कैसे निकालेंगे? 1 जमा 2 जमा 4 जमा 7 जमा 8 जमा 14 जमा उसके बाद 28 और 56। मतलब हमने 1 को भी लेना है, 56 को भी लेना है, 2 को भी लेना है, 28 को भी लेना है, 4 को भी लेना है, 14 को भी लेना है, 7 को भी लेना, 8 को भी लेना। सभी टर्म्स को लेंगे, उसको ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 120। तो सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी हमारे पास 120 सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अब इसमें से बताने हैं। ए ऑप्शन में हमें दिया गया 3/5 बड़ी है किससे? 5/7 से। और ऑप्शन बी में दिया गया 2/5 बराबर है 8/30 के। ऑप्शन सी में दिया गया 1/5 छोटी है 1/3 से। और डी ऑप्शन में हमें दिया गया है 1 सही 1/3 बड़ी है किससे? 2 सही 1/6। तो अब इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। विकल्प ए में हमें दिया गया था 3/5 बड़ी किससे है? 5/7 से। तो 3/5 को पहले हमने भाग कर दिया तो हमारे पास 0.6 आ गया है। उसके बाद 5/7 को भाग किया तो 0.71 आ गया। तो उन्होंने बताया 3/5 बड़ी है, पर नहीं, रियल में देखा जाए तो 0.71 मतलब 5/7 बड़ा है। तो ये कथन जो हमारे पास है, ये विकल्प हमारे पास गलत है। विकल्प बी में हमें बताया गया था कि 2/5 बराबर है 8/30 के। तो 2/5 को भाग करेंगे तो 0.4 आ जाएगा और 8/30 को भाग करेंगे तो 0.26 आ जाएगा। इसका मतलब ये दोनों संख्याएं भी आपस में बराबर नहीं है, तो ये वाला विकल्प भी गलत है। अब नेक्स्ट विकल्प देखते हैं। विकल्प सी में हमें बताया गया था कि 1/5 छोटा है 1/3 से। तो 1/5 को भाग करेंगे, आपस में डिवाइड करेंगे तो 0.2 आ जाएगा और 1/3 को आपस में डिवाइड करेंगे तो 0.33 आ जाएगा।
मतलब उन्होंने बोला कि 1/5 जो है वो छोटा है किससे, 1/3 से, तो इसका सही है, यह जो विकल्प है ये सही है। तो सही ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। सी विकल्प जो है हमारे पास सही है। डी देख लेते हैं। डी विकल्प में हमें दिया गया था 1 सही 1/3 बड़ी है 2 सही 1/6 से। एक पहले सही वाली फॉर्म को 3 गुना 1 जमा 1 4/3, उसके बाद 2 गुना 6 12, 12 जमा 1 13/6, 4/3 को भाग करने पर हमारे पास 1.33 आ रहा है। उसके बाद 13/6 को आपस में भाग करने पर 2.16 आ रहा है। यह जो विकल्प है ये भी गलत है। उन्होंने बताया था कि ये बड़ी है पर वो संख्या बड़ी नहीं है, वो छोटी है, इसलिए ये विकल्प भी क्या है, गलत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किसमें संख्याएं बढ़ते क्रम में लिखी गई हैं। अब इसमें से हमने बताना है कि कौन सी संख्याएं जो बढ़ते क्रम में लिखी गई हैं। तो ऑप्शन ए में दिया गया 5.02, इसका डायरेक्ट हम सॉल्यूशन देखते हैं। बढ़ते क्रम में लिखी गई संख्या है विकल्प डी। डी विकल्प में हमें 5.02 सबसे छोटी है, उसके बाद 5.022, उसके बाद 5.032, उसके बाद 5.201, 5.32, इसको बढ़ते क्रम में लिखा गया है। तो विकल्प डी हमारे पास क्या हो जाएगी, सही हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, उन्होंने पूछा है 75,707 में 7 के स्थानीय मानों का योगफल पता करें। अब हमने 75,707 के जितने भी 7 आ रहे हैं इसमें, उन सब का स्थानीय मान पता करना है और उनको आपस में ऐड कर देना है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 75,707 में 7 के स्थानीय मान, तो सबसे पहले जो इकाई के स्थान पर 7 है उसका स्थानीय मान क्या आ जाएगा, 7 ही आ जाएगा। उसके बाद इकाई दहाई सैकड़े के स्थान पे जो 7 है हमारे पास, उसको 7 को सैकड़े के साथ मतलब 100 के साथ गुना कर देंगे तो इसका स्थानीय मान कितना आ जाएगा, 700। उसके बाद सैकड़े के बाद 1000, 10,000, 10,000 की जगह पे जो है 7, उसको हम 10,000 के साथ गुना कर देंगे तो इसका स्थानीय मान आ जाएगा हमारे पास 70,000। तो अब इन तीनों को आपस में जोड़ देते हैं। 70,000 जमा 700 जमा 7, तो इसका आंसर हमें जोड़ने पे आ जाएगा 70,707। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। सी ऑप्शन जो हमारे पास वो सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा गया है वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 60,078 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 245 से विभाजित हो जाए। ऑप्शन ए है 40, ऑप्शन बी है 49, ऑप्शन सी है 53, ऑप्शन डी है 61। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 60,078 को 245 के साथ भाग करेंगे तो पहले 600 को 245 के पहाड़े में 2 तक हमने पढ़ा तो 490 आ गया है, तो इसको आपस में माइनस करके 1107 आ रहा है। इसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो बाकी बच रहा है वो है 53 और इसका जो भाग करने पे आंसर आ रहा है वो 245 आ रहा है। तो घटाई जाने वाली अभिष्ट संख्या जो होगी, जो 245 से विभाजित हो जाए बट कट जाए, तो वो हमारे पास 53 आ जाएगी। तो सही विकल्प है हमारे पास सी। सी हमारे पास जो इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित लंबाई मापने की इकाइयों को देखिए। किलोमीटर, मिलीमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर। यदि
इन्हें बढ़ते हुए क्रम में लगाया जाए तो चौथे स्थान पर कौन सी इकाई आएगी? ऑप्शन ए है सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है डेसीमीटर, ऑप्शन सी है मिलीमीटर, ऑप्शन डी है मीटर। अब इसका हम देख लेते हैं सॉल्यूशन। लंबाई मापने की इकाई हमें क्या दी गई है? किलोमीटर, मिलीमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर। हमारे पास ट्रिक क्या है? MCD/MK। M का मतलब, जो फर्स्ट M का मतलब है मिलीमीटर, C का मतलब सेंटीमीटर, D का मतलब डेसीमीटर, M का मतलब मीटर, K का मतलब किलोमीटर। इसका मतलब जो बढ़ते क्रम में लिखना था हमने, तो सबसे छोटी इकाई क्या है हमारे पास? मिलीमीटर। मिलीमीटर जो हमारे पास है वो सबसे छोटी इकाई है। उसके बाद आती है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के बाद आती है डेसीमीटर, डेसीमीटर के बाद मीटर, और सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? किलोमीटर। तो चौथे स्थान पे हमने देखना था, चौथे स्थान पे हमारे पास क्या आएगा? चौथे स्थान पर हमारे पास है मीटर। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। 15:20 बजे से 15:20 बजे से 6 घंटे 35 मिनट पहले क्या समय है? तो हमने इसका देखना है। ऑप्शन ए है 9:05 AM, 8:45 AM, सी ऑप्शन है 8:35 AM, और डी ऑप्शन है 9:10 AM। तो इसका सही ऑप्शन देखते हैं कैसे आएगा, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 15:20 बजे से 6 घंटे 35 मिनट पहले का समय क्या करेंगे? 15:20 को 6 घंटे और 35 मिनट में से माइनस कर देंगे। अब देखो 20 में से 35 तो माइनस नहीं होगा, तो हम 15 में से, जो 15 घंटे थे, 15 में से 1 घंटा मिनट के साथ ऐड कर देंगे। 1 घंटे में कितने सेकंड, कितने मिनट होते हैं? 60। तो हमने जो ये 15 में से 1 घंटा 20 मिनट में ऐड कर दिए, तो हमारे पास कितना आ गया? 80 मिनट आ गया। उसके बाद 80 में से 35 माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 45। उसके बाद यहाँ पे 15 में से तो हमने इसको दे दिया, तो यहाँ पे 14 बच गए। तो 14 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 8। इसका मतलब 15:20, मतलब जब 15:20 कितने बजे होते हैं? 3:20, दोपहर वाले जो PM होता है। उसके बाद 6 घंटे 35 मिनट पहले का समय क्या था? 8:45 AM, मतलब सुबह के 8:45। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 8:45 AM। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा गया है, वहां से पश्चिम दिशा में एक सही 5/7 किलोमीटर चलती है। अब वह P से कहाँ स्थित होगी? सॉरी, 9th क्वेश्चन जो हमारे पास कंप्लीट नहीं था, इसलिए हमने दोबारा इसको एडिट किया है। क्वेश्चन नंबर 9, जयंती किसी स्थान P से पूर्व दिशा में 3/5 किलोमीटर चलती है और फिर वहाँ से पश्चिम दिशा में एक सही 5/7 किलोमीटर चलती है। अब वह P से कहाँ स्थित होगी? ऑप्शन ए है P से पूर्व की ओर 1 सही 4/35 किलोमीटर की दूरी पर। ऑप्शन बी, P से पश्चिम की ओर 4 सही 1/35 किलोमीटर की दूरी पर। ऑप्शन सी, P से पश्चिम की ओर 1 सही 4/35 किलोमीटर की दूरी पर। और ऑप्शन डी, P से पूर्व की ओर 4 सही 1/35 किलोमीटर की दूरी पर। इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। प्रश्न के अनुसार P की स्थिति इस प्रकार होगी, मतलब जयंती जो है P से पहले पूर्व दिशा की ओर आएगी। पूर्व दिशा की ओर कितने किलोमीटर आएगी? 3/5 किलोमीटर की दूरी पर आएगी P से पूर्व की ओर। उसके बाद जहाँ पे वो पहुँचेगी
मतलब जो पूर्व दिशा में y पे, वहाँ y जो है हमारे पास, हमने y मान लिया पूर्व दिशा को, y स्थान पर जब वो पहुँचेगी तो वहीं से उसने पश्चिम दिशा में गई है। कितना गई है? 1/5/7, मतलब 12/7 किलोमीटर वो वापस पूर्व से पश्चिम की ओर चली गई है। तो P से x की दूरी 12/7 -3/5 किलोमीटर। तो इसका एलसीएम ले लेंगे 7 और 5 का, तो हमारे पास आएगा 35। उसके बाद 60 - 21, तो हमारे पास आ गया है 39/35। अब इसको हमने ऑप्शंस की फॉर्म में लाने के लिए डिवाइड कर दिया है। 1 सही 4/35 किलोमीटर। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, P से पश्चिम की ओर 1 सही 4/35 किलोमीटर की दूरी पर। तो ये इसका सही आंसर आ गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? अब हमें ऑप्शन दी हुई है। ऑप्शन ए 2 और आधा दर्जन बराबर है 30 के। ऑप्शन बी है 5 लीटर और 50 मिलीलीटर बराबर है 550 मिलीलीटर। ऑप्शन सी 1 मिलीलीटर बराबर है ऑप्शन सी 1 मिलीमीटर बराबर है 0.1 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी 10 पैसा बराबर है 0.10 रुपीस के। तो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए 2 दर्जन और आधा दर्जन बराबर है 30 के। एक दर्जन में कितनी वस्तुएं होती हैं? 12। और आधे दर्जन में उसको डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, तो 12 का हाफ हो जाएगा हमारे पास 6। तो 2 दर्जन और आधा दर्जन, 2 दर्जन में हमारे पास कितने हो जाएंगे? 24। और आधा दर्जन में हमारे पास कितने हैं? 6। तो दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 30। इसका मतलब ये जो विकल्प है, ये ऑप्शन जो हमारे पास है वो है सही। पर हमें क्या पूछा गया? हमने गलत ऑप्शन, मतलब गलत बताना है कौन सा गलत विकल्प है। अब ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। ऑप्शन बी में हमें दिए गए थे 5 लीटर और 50 मिलीलीटर बराबर है किसके? 550 मिलीलीटर के। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं और 5 लीटर में 5 गुना 1000 कर देंगे तो 5000 मिलीलीटर हो जाएगा। 5000 जमा 50 मिलीलीटर किसके बराबर होगा? 5050 मिलीलीटर के। तो ये विकल्प जो है हमारे पास, ये वाली ऑप्शन जो है गलत है। उसमें हमें क्या बोला गया था? 5 लीटर और 50 मिलीलीटर कितने बन रहे हैं? 550। ये गलत है, ये हमारे पास गलत है। तो सही विकल्प, सही आंसर इसका हमारे पास है 5050 मिलीलीटर। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में हमें बोला गया था कि 1 मिलीमीटर 0.1 सेंटीमीटर के बराबर है। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 1 मिलीमीटर में 1/10 तो बराबर है हमारे पास 0.1 सेंटीमीटर। यह विकल्प भी हमारे पास क्या है? सही है। विकल्प नंबर डी देखते हैं। डी में हमें क्या दिया है? 10 पैसा बराबर है किसके? 0.10 रुपये के। तो 1 रुपये में हमारे पास 100 पैसे होते हैं, तो 10 पैसे में 1/100 कर देंगे तो 0.10 रुपये आंसर सही आ जाएगा। तो इसका जो विकल्प है ये भी सही है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा गया था कि इसमें से कौन सा विकल्प गलत है, तो वो हमारे पास विकल्प हमारे पास जो बी है वो इसमें गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित आकृतियों में से किस आकृति की रैखिक एवं घूर्णन सममिति की संख्या बराबर नहीं होती?
ऑप्शन ए है वर्ग, ऑप्शन बी है आयत, ऑप्शन सी है समांतर चतुर्भुज, ऑप्शन डी है समचतुर्भुज। तो इसका हम बताते हैं ऑप्शन। सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज तथा आयत में रेखिक एवं घूर्णन सममिति की संख्या 2 होती है तथा वर्ग में 4 रेखिक और एवं घूर्णन सममिति होती है। तो इसका जो सही विकल्प है वो विकल्प सी जो है वो सही आ जाएगा। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास विकल्प सी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें पूछा गया है रेहान कागज मोड़कर घन बनाता है। रेहान क्या है? घन बनाता है। घन का मतलब होता है क्यूब। वह 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 25 घन बनाता है। अब उसे सभी घनों को रखने के लिए एक बड़ा डिब्बा चाहिए। इस डिब्बे का आयतन कितना होना चाहिए ताकि सभी घन बिना खाली जगह छोड़े पूरी तरह आ जाए? तो ऑप्शन ए हमें दिया गया है 15,625 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन बी में 3,125 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन सी में 3,375 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन डी में 3,552 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। घन की भुजा हमें कितनी दी गई है? 5 सेंटीमीटर। और घन का आयतन क्या होता है? मतलब जो भुजा होती है उसकी क्यूब, मतलब भुजा को 3 बार गुना कर देंगे, भुजा गुना भुजा गुना भुजा। तो हमें भुजा कितनी दी गई है? 5। तो 5 गुना 5 गुना 5 125 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। अब 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 25 घनों का आयतन क्या होगा? अब 25 हमने और छोटे छोटे घन बनाए हैं, उसका आयतन कैसे निकालेंगे? 25 को गुना कर देंगे एक घन के आयतन के साथ, 125 सेंटीमीटर क्यूब के साथ गुना कर देंगे। तो हमारे पास गुना करने पे आ रहा है 3,125। अंततः बड़े डिब्बे का आयतन 3,125 सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो सही विकल्प है हमारे पास विकल्प बी हमारे पास आ जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें पूछा गया है नीचे दी गई लंबाइयों का मध्यिका क्या है? मध्यिका मतलब मीडियन। 160 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर, 167 सेंटीमीटर, 158 सेंटीमीटर, 159 सेंटीमीटर, 161 सेंटीमीटर, 158 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर, 162 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर। ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन में ए में दिया गया 161 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी में 160 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी में 160.6 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी में 159 सेंटीमीटर। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। दी गई लंबाई को आरोही क्रम में रखते हुए, आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में रखते हुए, तो सबसे पहले छोटी कौन सी है? 158 सेंटीमीटर, फिर 158 सेंटीमीटर, फिर उसके बाद 159 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर, 161 सेंटीमीटर, 162 सेंटीमीटर, 167 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर। तो उन्होंने कौन सा पूछा था? मीडियन निकालना था। जितनी भी लंबाई दी गई है उसका मीडियन निकालना है। पहले देख लेते हैं पदों की संख्या कितनी है? 9। मध्यिका मतलब मीडियन निकालने के लिए n+1/2 मतलब n+1/2। तो हमारे पास n की वैल्यू कितनी है? 9। n की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 9। 9 जमा 1/2, 9 में 1 जोड़ देंगे तो 10 आ जाएगा, 10/2। तो इसका मीडियन जो है 5 आ गया है। तो 5वें स्थान पे कौन सा है? 160 सेंटीमीटर। तो सही विकल्प है हमारे पास बी, 160 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित
तालिका में दिए गए आंकड़ों को पढ़िए और सही कथन का चुनाव कीजिए। विद्यार्थी की पसंदीदा खेल और विद्यार्थी की संख्या। फुटबॉल जो है वो फुटबॉल कितने बच्चों को पसंद है? 60 बच्चों को। शतरंज कितनों को पसंद है? 50 बच्चों को। उसके बाद बैडमिंटन कितने विद्यार्थियों को पसंद है? 70। और वॉलीबॉल कितनों को? 20। अब हमें ऑप्शन में क्या पूछा गया है? एक विद्यार्थी केवल एक खेल पसंद करता है। शतरंज ऑप्शन ए है। शतरंज पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या फुटबॉल पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या से अधिक है। ऑप्शन बी, बैडमिंटन पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या फुटबॉल पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या से कम है। ऑप्शन सी, शतरंज पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या का 1/4 भाग है। ऑप्शन डी, वॉलीबॉल पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या का 1/5 भाग है। अब सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर, तो सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। शतरंज पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या का 1/4 भाग है। मतलब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि शतरंज टोटल विद्यार्थी कितने हैं सभी गेमों को पसंद करने वाले। तो टोटल विद्यार्थी हम ऐड करके देखते हैं। 60 + 50 + 70 + 120, इन सबको आपस में ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 200 विद्यार्थी। मतलब टोटल हमारे पास कितने विद्यार्थी हैं? 200 विद्यार्थी हैं। ऑप्शन में हमें पूछा गया कि जो शतरंज पसंद करने वाले विद्यार्थियों की जो संख्या है वो कुल विद्यार्थियों की संख्या का 1/4 भाग है। तो टोटल विद्यार्थी मतलब 200 गुना 1/4 मतलब 1/4 भाग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 50। तो जो ऑप्शन सी है वो हमारे पास सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। दिए गए पैटर्न में से कौन सी संख्या लुप्त है? अब बताने ये जो पैटर्न दिया गया है उसमें से कौन कौन सी संख्या लुप्त है, मिसिंग है। मतलब 0 1 1 2 3 5 8, फिर उसके बाद 8 के बाद एक संख्या मिसिंग है, फिर 21, फिर 34, फिर उसके बाद एक संख्या मिसिंग है, फिर 89। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। दी गई संख्या श्रृंखला इस प्रकार है 0 1 1 2 3 5 8, फिर यहाँ पे हमें पता करनी है संख्या 21 34, उसके बाद 89। अब देखिए 0, ये जो 0 है हमारे पास, 0 को 1 के साथ जमा करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर जितना आंसर आएगा उसको नेक्स्ट वैल्यू के साथ ऐड कर देंगे तो 1 + 1 कितना हो गया? 2। फिर 2 को फिर जो ये वाली आपस वाली संख्याएं हैं उसको आपस में 1 और 2 को ऐड कर देंगे तो 3 आ जाएगा। फिर 2 और 3 को ऐड करेंगे 5 आ जाएगा। फिर 3 और 5 को ऐड करेंगे 8 आ जाएगा। फिर 8 और 5 को ऐड करेंगे 13 आ जाएगा। फिर 13 और 8 को ऐड करेंगे 21 आ जाएगा। तो 13 और 21 को आपस में ऐड करेंगे तो 34 आ जाएगा। उसके बाद 21 और 34 को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 55 आ जाएगा। फिर 34 और 55 को ऐड करेंगे तो 89 आ जाएगा। तो हमारे पास मिसिंग टर्म्स कौन सी थी? 8 के बाद हमारे पास 13 वाली मिसिंग थी, उसके बाद 34 के बाद 55 वाली मिसिंग थी। तो हमारे पास सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 13 और 55। तो यहाँ पे हमारे पास 13 आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 55। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16। गणित में आंकलन को डैश पर केंद्रित नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए है हमारे पास अधिगमकर्ताओं की अवधारणात्मक समझ में सीखने में रह गई कमियों को पहचानने। ऑप्शन बी, गणित में आवश्यकता अनुसार औपचारिक कक्षाओं के आयोजन।
ऑप्शन सी है अधिगमकर्ताओं को प्रतिपुष्टि प्रदान करने। ऑप्शन डी है हमारे अधिगमकर्ताओं को उनके टेस्ट में प्राप्त अंकों के अनुसार नामीकरण करने। तो उन्होंने पूछा है केंद्रित नहीं है, तो सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर डी। डी जो हमारे पास सही विकल्प है, अधिगमकर्ताओं को उनके टेस्ट में प्राप्त अंकों के अनुसार नामीकरण करना, मतलब ये काम नहीं करना चाहिए। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से बुनियादी संख्या ज्ञान का अति महत्वपूर्ण पहलू कौन सा है? ए है ऑप्शन ए शीघ्रता से और सटीक परिकलन करना। ऑप्शन बी संख्या बोध का विकास करना। ऑप्शन सी मूलभूत संख्या संक्रियाओं के लिए मानक कलन विधियों की अच्छी समझ। ऑप्शन डी है गणना के कौशल का विकास करना। तो सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर ऑप्शन बी संख्या बोध का विकास करना। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक गणित पाठ्यचर्या के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए अवधारणाओं की समझ बनाते हुए शिक्षार्थी जो प्रगति मूर्त से अमूर्त की तरफ बढ़ते हुए करते हैं वह इसमें सुस्पष्ट रूप से सम्मिलित होनी चाहिए। ऑप्शन बी इसमें मुख्य रूप से वही प्रकरण मतलब टॉपिक सम्मिलित होने चाहिए जिनका उच्चतर कक्षाओं में अनुप्रयोग हो। ऑप्शन सी पाठ्यचर्या को बीजगणित संकेतनों का और समस्या समाधान में उसके उपयोग का परिचय कराना चाहिए। ऑप्शन डी पाठ्यचर्या को विद्यार्थियों को प्रमेय को सिद्ध करने की विभिन्न विधियों का उपयोग करने के अवसर प्रदान करना चाहिए। तो सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारे पास इसका सही विकल्प है। अवधारणाओं की समझ बनाते हुए शिक्षार्थी जो प्रगति मूर्त से अमूर्त की तरफ बढ़ते हुए करते हैं इसमें सुस्पष्ट रूप से सम्मिलित होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, शिक्षक ने कक्षा 1 के विद्यार्थी से 54 लिखने के लिए कहा। विद्यार्थी ने 504 लिखा। निम्नलिखित में से कौन सी इस गलती को सुधारने की सर्वाधिक उपयुक्त युक्ति है? ऑप्शन ए बच्चे को बीच में से 0 मिटाने के लिए कहना। ऑप्शन बी उत्तर को गलत चिन्हित करना और बच्चे को 5 और 4 लिखने के लिए कहना। ऑप्शन सी बंडल बनाने की गतिविधि का उपयोग करके यह बताना कि 2 अंकीय संख्या कैसे लिखी जाती है। ऑप्शन डी विद्यार्थी को स्वयं से सही उत्तर ज्ञात करने के लिए कहना। तो सही विकल्प है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी बंडल बनाने की गतिविधि का उपयोग करके यह बताना कि 2 अंकीय संख्याएं कैसे लिखी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, आयत के क्षेत्रफल की अवधारणा को विकसित करने के लिए सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन ए दिए गए आयत को रबर या शार्पनर द्वारा ढकना और फिर विद्यार्थी से इन्हें गिनने के लिए कहना। बी आयत की भुजाओं को मापना और लंबाई एवं चौड़ाई के गुणन के द्वारा उसके क्षेत्रफल की गणना करना। ऑप्शन सी आयत के फलक को वर्गाकार टाइल जिसकी भुजा 1 सेंटीमीटर हो से ढकना तथा टाइलों की संख्या गिनना। तो सही विकल्प है हमारे पास बी ए सी और बी, ये जो हमारे पास विकल्प है वो है सही। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21,
कक्षा में एक गतिविधि कार्य करते समय बच्चे द्वारा दर्शाए गए व्यवहारों के एक परास की अभिलेखित करने के लिए शिक्षक द्वारा बच्चे का अवलोकन करते हुए जो संक्षिप्त टिप्पणियां ली जाती हैं वह किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए है हमारे पास उपाख्यानात्मक अभिलेख, ऑप्शन बी है रूब्रिक्स, ऑप्शन सी है अवलोकन, ऑप्शन डी है परियोजना। तो सही विकल्प है हमारे पास ए उपाख्यानात्मक अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। गणितीय अवधारणाओं को पढ़ाते हुए दृश्य हस्तकौशल सामग्री का प्रयोग डैश की ओर बढ़ने में सहायक होता है। ऑप्शन ए है जटिल से सरल अवधारणाओं, ऑप्शन बी मूर्त से अमूर्त अवधारणाओं, ऑप्शन सी औपचारिक से अनौपचारिक कलन विधियों, ऑप्शन डी अमूर्त से मूर्त अवधारणाओं। तो सही विकल्प है हमारे पास बी मूर्त से अमूर्त अवधारणाओं। तो हमारे पास बी जो है करेक्ट ऑप्शन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। गणित में समस्या समाधान की युक्तियों में सम्मिलित है। ऑप्शन ए अंतर्ज्ञान और प्रयोग, ऑप्शन बी कंठस्थ करना और प्रक्रियात्मक प्रभाव, ऑप्शन सी अवलोकन और प्रयोग, ऑप्शन डी तर्कना और पैटर्न बनाना। तो सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन हमारे पास सही है, तर्कना और पैटर्न बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। प्राथमिक स्कूली स्तर पर लघुत्तम समापवर्त्य मतलब लसव के शिक्षण और अधिकम हेतु निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त है? तो ऑप्शन ए है प्राथमिक कक्षा में क्रियाकलाप विधि द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से इसका परिचय कराया जा सकता है। ऑप्शन बी इसे प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को नहीं पढ़ाया जा सकता। ऑप्शन सी दैनिक जीवन में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहां पर बच्चे इस अवधारणा का अप्रत्यक्ष रूप से प्रयोग करते हैं। ऑप्शन डी सूचना एवं संप्रेषण तकनीक का प्रयोग करते हुए इसका परिचय बहुत दिलचस्प तरीके से कराया जा सकता है। तो सही विकल्प है हमारे पास बी, इसे प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को नहीं पढ़ाया जा सकता। बी ऑप्शन हमारे पास इसका सही आंसर है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। जब एक बच्चे को 5 गुना 28 का परिकलन करने के लिए कहा गया तब उसने निम्नलिखित प्रकार से उसे हल किया। बच्चे ने प्रयुक्त किया है। ए ऑप्शन है हमारे पास क्रम विनिमय नियम, ऑप्शन बी है वितरण बटन नियम, ऑप्शन सी साहचर्य नियम। तो सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए में ए और सी दिया है, ऑप्शन बी में ए और बी दिया है, ऑप्शन सी में केवल ए दिया है, ऑप्शन डी में बी और सी दिया है। तो इसका सही विकल्प है ए विकल्प इसका सही है, ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में दिक् स्थान संबंधी समझ का विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त गतिविधि निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन ए है संख्या रेखा पर संख्याओं को प्रस्तुत करना, ऑप्शन बी कमरों के सापेक्ष आकार और स्थिति को दर्शाते हुए अपने घरों का मानचित्र बनाना, ऑप्शन सी है मानचित्र पर 2 शहरों के बीच की दूरी को मापना, ऑप्शन डी है ज्यामितीय आकृतियों के नामों का प्रत्यास्मरण करना। तो सही विकल्प है हमारे पास ऑप्शन बी
हमारे पास सही है। कमरों के सापेक्ष आकार और स्थिति को दर्शाते हुए अपने घरों का मानचित्र बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। एक अंकीय संख्याओं के योग को प्रस्तुत करते हुए सुश्री अलका ने मूर्त वस्तुओं जैसे टोकनों, पेंसिलों, रबड़ों इत्यादि का उपयोग किया। उन्होंने अपने विद्यार्थियों को एक अंकीय संख्याओं को जोड़ने के लिए इन वस्तुओं का कुशलतापूर्वक उपयोग करने का अवसर प्रदान किया। ब्रूनर के अनुसार अधिगम का यह प्रकार कहलाता है। ए है मूर्त, बी है दृश्य मापिता, सी है अभिप्रदर्शन, डी है संकेतिक। तो सही विकल्प है हमारे पास सी ऑप्शन हमारे पास सही है, अभिप्रदर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। एक बच्चा अपने आसपास के विभिन्न आकृतियों के उदाहरण देता है, जैसे समोसा एक त्रिभुज है। वह बच्चा वैन हेले सिद्धांत के अनुसार जमातीय चिंतन के किस स्तर पर है? ए ऑप्शन है विश्लेषण, बी है स्वयं सिद्ध, सी है निगमन और डी है दृश्यकरण। तो सही विकल्प है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, दृश्यकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, विव्यकलन की एक समस्या 63 - 29 को हल करते समय एक बच्चा कहता है, मैंने 29 को 30 में और 63 को 64 में बदल दिया, तो मैंने समस्या को 64 - 30 में परिवर्तित कर दिया। मेरा उत्तर 34 है। इस बच्चे के बारे में क्या कहा जा सकता है? ऑप्शन ए, बच्चा यह नहीं जानता कि 63 और 29 को कैसे हल करना है। बी ऑप्शन में बच्चा योग और विव्यकलन को लेकर असमंजस दुविधा में पड़ गया है। ऑप्शन सी, बच्चे में विव्यकलन की अवधारणात्मक समझ है और अंततः वह एक वैकल्पिक युक्ति प्रयोग करता है। ऑप्शन डी, बच्चे के पास विव्यकलन की ना तो संकलात्मक समझ है और ना ही मानक कलन विधि का ज्ञान है। तो सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन सी हमारे पास सही है। बच्चे में विव्यकलन की अवधारणात्मक समझ है और अंततः वह एक वैकल्पिक युक्ति प्रयोग करता है। तो सी ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा? सही। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। गणित की कक्षा में एक बच्चा उत्तर देता है कि 7 × 0 बराबर है 7 और 0 × 7 बराबर 7 होता है उपयुक्त परिस्थिति के प्रकाश में। ऑप्शन ए है हमारे पास, बच्चा कक्षा में असावधान है और ध्यान नहीं दे रहा। ऑप्शन बी, उसको यह बताने की आवश्यकता है कि पहाड़े 7 × 1 7 से आरंभ होते हैं। ऑप्शन सी, सही परिकलन हेतु उसको और एक अधिक प्रश्न अभ्यास के लिए दिए जाने की आवश्यकता है। ऑप्शन डी, वह गलत रूप से योग के गुणों को गुणन की समस्याओं में विस्तारित कर रहा है। तो सही विकल्प है हमारे पास डी ऑप्शन हमारे पास सही है। वह गलत रूप से योग के गुणों को गुणन की समस्याओं में विस्तारित कर रहा है। तो डी ऑप्शन इसका है क्या? करेक्ट आंसर। ओके, थैंक यू।